हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक साथ 3 मूवीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं विक्रम वेदा मूवी से। दोस्तों, अगर आपको क्राइम ड्रामा, थ्रिलर और एक्शन बेस्ड मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होने वाली है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक विक्रम नाम के अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी टीम के साथ गुंडे लोगों का फेक इनकाउंटर करता है। एक दिन विक्रम और उसकी टीम किसी गैंग से लड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनके हाथों एक बेगुनाह आदमी मारा जाता है, लेकिन विक्रम उस आदमी को भी गैंगस्टर साबित कर देता है ताकि कोई भी उसकी टीम पर एलिगेशन ना लगा सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम की एक प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है। प्रिया एक लॉयर होती है। विक्रम को लॉयर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते और प्रिया को भी पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी खुश रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विक्रम के फ्रेंड अब्बास को। अब्बास के बेटे को एक जानलेवा बीमारी है। अब्बास विक्रम से कहता है कि मेरा बेटा मेरे कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। मूवी में हमें आगे पता चलता है कि डिपार्टमेंट में इन लोगों ने बिना किसी की परमिशन के कुछ फेक एनकाउंटर भी किए हैं। अब विक्रम का जो फ्रेंड होता है अब्बास, वो ये सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। अब हम आगे देखते हैं कि विक्रम को खबर मिलती है एक बहुत खतरनाक विलेन के बारे में जिसका नाम है वेदा। विक्रम अपनी टीम के साथ उसको पकड़ने जा ही रहा होता है कि उनको जानकारी मिलती है कि वेदा ने सरेंडर कर दिया है और सभी लोग ये खबर सुनकर चौंक जाते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है वेदा से बहुत सारे लोग पूछताछ करने आते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। फिर लास्ट में विक्रम उससे बात करने जाता है। यहाँ पर वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है, जिसके बाद फिल्म की कहानी पहुँच जाती है 13 साल पीछे। वेदा विक्रम से कहता है कि मैं एक परशुराम गैंगस्टर के लिए काम करता था। एक दिन परशुराम के एरिया से एक बच्चा किडनैप हो जाता है जिसे मैं बचा कर ले आता हूँ, तो मेरा बहुत नाम होता है और परशुराम इस बात से खुश होकर मुझे अपने यहाँ काम दे देता है। लेकिन परशुराम की टीम में एक आदमी होता है रवि, जो वेदा से जलने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बबलू नाम के एक आदमी को, जो वेदा के भाई को ड्रग्स ले जाने के गलत काम में डालना चाहता है। लेकिन तभी वेदा वहां पर आ जाता है और वो अपने भाई को समझाता है कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वेदा के भाई का नाम शतक होता है क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वेदा यहाँ पर अपने भाई को समझाने के बाद 3 दिन के लिए लखनऊ चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बबलू नाम का वही आदमी फिर से वेदा के भाई को ड्रग्स देता है और शतक की फ्रेंड वो ड्रग्स ले भी लेती है क्योंकि उसे पैसे की नीड होती है। लेकिन शतक ये सारी बातें पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस बबलू को पकड़ लेती है और बहुत ज़्यादा मार लगाती है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद बबलू अपने बॉस के पास जाता है और शतक से बदला लेने के लिए अपने बॉस के कहने पर शतक के हाथ में सरिया घुसा देता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वेदा विक्रम से पूछता है कि बताओ किसको मारूं, ऑर्डर देने वाले को या फिर काम को अंजाम देने वाले को। यहाँ पर विक्रम कहता है ऑर्डर देने वाले को, क्योंकि मारने वाला तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। इस बात पे विक्रम कहता है कि मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने शिव प्रसाद को जाकर सबक सिखाया। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेदा को छुड़ाने के लिए उसकी लॉयर आती है और उसकी लॉयर कोई और नहीं बल्कि विक्रम की ही वाइफ होती है। अब वेदा जेल से छूट जाता है, लेकिन विक्रम को समझ नहीं आता कि जब उसको जाना ही था तो उसने खुद को सरेंडर क्यों किया। इसके बाद हमें विक्रम के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर विक्रम अपनी वाइफ को कहता है कि तुम वेदा के केस को छोड़ दो, लेकिन उसकी वाइफ विक्रम के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा काम काम और मेरा काम कुछ नहीं। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल इश्यूज को घर पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम अपनी बाइक को जब ठीक कर रहा होता है तो उसे कुछ याद आता है। वो सोचता है कि पहले हमने जो फेक इनकाउंटर किए थे उसमें एक बेगुनाह की जान गई थी और उसके हाथ पर भी वैसा ही निशान था जैसा वेदा ने बताया था कि उसके भाई के हाथ पर भी निशान था। तो विक्रम सोचता है कि कहीं वो वेदा का भाई ही तो नहीं था जो उसके हाथों मारा गया। अब विक्रम सोचता है कि उसके दोस्त अब्बास की जान को खतरा है क्योंकि इस एनकाउंटर का इंचार्ज उसका दोस्त अब्बास ही था। इसके बाद विक्रम अब्बास को कॉल करता है, लेकिन अब्बास विक्रम की कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देता। तो विक्रम अब्बास के पास जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो एक फैक्ट्री में पहुंचता है तो वहां पर उसको अब्बास की डेड बॉडी मिलती है और अब्बास की डेड बॉडी के साथ ही वेदा की टीम से एक चंदा नाम की लड़की की बॉडी भी मिलती है। अब विक्रम अपने फ्रेंड अब्बास का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन में कहता है कि इस खून को करवाने के पीछे
वेदा का हाथ है, लेकिन वेदा की लॉयर प्रिया ये साबित कर देती है कि जिस टाइम खून हुआ उस वक्त वेदा एक शादी में गए हुए थे। इसके बाद विक्रम हार नहीं मानता और अपनी वाइफ का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर प्रिया को वेदा के साइन लेने होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम वेदा तक पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और फिर विक्रम वेदा को गिरफ्तार करके एक सुनसान जगह ले जाता है उसका इनकाउंटर करने के लिए। विक्रम वेदा को मारने ही वाला होता है कि वेदा फिर से विक्रम को एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आज से 3 साल पहले मेरे भाई शतक ने एक काम करना शुरू किया था, लोगों को लोन देकर उनसे मुनाफा कमाना। कोई 2 नंबर का काम नहीं, बिल्कुल 1 नंबर का काम था। इसी बीच परशुराम से वेदा को एक काम मिलता है कि शहर में इलेक्शन होने वाले हैं, ओपोजिशन पार्टी को हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उस ओपोजिशन पार्टी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया भी बरामद होता है। इस पैसे को ले जाकर वेदा परशुराम को दे देता है तो परशुराम कहता है कि ये 1 करोड़ तू रख, अपनी कंपनी में लगा और मुझे इसका 2 गुना करके देना। लेकिन चंदा इन पैसों को लेकर भाग जाती है। बट जब उसे कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि उसका तो शतक के अलावा कोई है ही नहीं, तो वो उन पैसों को लेकर वापस आ जाती है। अब जब वेदा परशुराम को ये पैसे लौटाने जाता है तो परशुराम कहता है कि चंदा को मार डालो, क्योंकि हमारे धंधे में गद्दारी की यही सजा है। अब यहाँ पर वेदा विक्रम से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो विक्रम कहता है कि शतक मासूम है तो मैं उन लोगों को मारता नहीं, बचाने की कोशिश करता। तो वेदा कहता है कि मैंने भी वैसा ही किया, मैंने शतक और चंदा को मुंबई भेज दिया और अपने बॉस के साथ गद्दारी करके गैंग वॉर छेड़ दिया। अब वेदा यहाँ पर बहुत ही चालाकी से विक्रम पर अटैक करके भाग जाता है। इसके बाद विक्रम अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है और काफी परेशान भी होता है कि उसके हाथों किसी बेगुनाह का एनकाउंटर हो गया। इसके बाद विक्रम अपनी टीम को बताता है कि जब उन्हें चंदा की बॉडी मिली थी तो चंदा को पहले से ही किसी ने टॉर्चर किया हुआ था और चंदा को टॉर्चर करने का रीजन शतक को वहां पर बुलाकर मारना था। यानी अब्बास के इन्फॉर्मर ने जानबूझकर अब्बास तक ये खबर पहुंचाई थी ताकि शूट आउट में शतक भी मारा जाए और पुलिस वेदा की दुश्मन बन जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विक्रम अपनी वाइफ के साथ उसी होटल में खाना खाने जाता है जहां पर पहले वेदा खाया करता था। यहाँ पर विक्रम को कोई एक फोन देता है। उस कॉल पर वेदा की विक्रम से बात होती है जिसमें हमें पता चलता है कि विक्रम के भाई को जिसने मरवाया था वो कोई और नहीं बल्कि बबलू था। वेदा को ये बात पता चलते ही वेदा बबलू और उसके आदमियों को मार डालता है। तभी वहां पर विक्रम भी पहुंच जाता है, लेकिन विक्रम वेदा पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि विक्रम को बबलू से जानना था कि उसने अब्बास को क्यों मारा। अब वेदा विक्रम को बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा। यहाँ पर वेदा विक्रम को कहता है कि अपने आसपास देखो, तुम्हें अब्बास का कातिल भी मिल जाएगा। ये सुनने के बाद विक्रम बहुत ज्यादा सोचता है और समझ जाता है कि उसकी टीम के पास कुछ टाइम से बहुत ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद विक्रम की टीम से आईजी आकर कहता है कि हमारी जॉब से हमारे शौक पूरे नहीं होते और वो बताता है कि अब्बास का ईमान जाग गया था, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। ये सुनने के बाद विक्रम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विक्रम अपनी टीम मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर वेदा भी विक्रम की हेल्प करता है। इन द लास्ट मूवी में हमें दिखाया जाता है विक्रम और वेदा दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं और विक्रम वेदा मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको विक्रम वेदा मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवी की, द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें ये फिल्म साल 2016 में आई ब्रिटिश ऑथर और हॉकिंग्स की नॉवेल द गर्ल ऑन द ट्रेन पर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत में हमें नुसरत नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रही होती है और किसी से छुप रही होती है। तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और दूसरी साइड हमें एक मीरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है और वो बहुत बुरी हालत में घायल भी होती है। उसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन यानी 2017 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मीरा और शेखर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। इन दोनों की मुलाकात एक शादी में होती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही टाइम में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। मीरा एक लॉयर होती है और एक दिन अचानक से कोई मीरा का पीछा करने लग जाता है
और मीरा को धमकी भरे नोट भी मिलते हैं जिसमें उसे कहा जाता है कि वो अपने केस को छोड़ दे। मीरा ये सारी बातें शेखर को बताती है। शेखर भी ये बातें सुन के डर जाता है, लेकिन मीरा अभी भी अपना केस छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है मीरा कोर्ट में बग्गा के खिलाफ केस जीत जाती है और मिस्टर बग्गा को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शेखर मीरा को उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। 6 महीने तक दोनों की लाइफ एकदम सही चल रही होती है। पर एक दिन ये दोनों मूवी देखकर जब घर लौट रहे होते हैं तभी एक गाड़ी इन दोनों की कार को टक्कर मार देती है और इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें साल 2019 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें मीरा को दिखाया जाता है। मीरा काफ़ी अल्कोहलिक हो चुकी है और उस एक्सीडेंट में मीरा अपने बच्चे को भी खो देती है। एक्सीडेंट के बाद मीरा को एक एमनेशिया नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अचानक से बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाती है। मीरा की इन हरकतों से तंग आकर शेखर उसे छोड़ देता है और अंजलि नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। मूवी में हम आगे देखते हैं मीरा डेली एक ही रास्ते से ट्रेन का सफ़र करती है क्योंकि इस रास्ते पर उसका घर होता है। यहाँ पर कभी वो और शेखर एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ पर एक न्यू कपल रहता है। उस घर में नुसरत नाम की एक लड़की अपने हबी के साथ काफ़ी खुश दिखाई देती है। मीरा उन्हें खुश देखकर सोचती है कि क्या किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नुसरत की लाइफ की तो लगी पड़ी होती है। नुसरत और आनंद की आपस में बनती नहीं है क्योंकि आनंद को लगता है नुसरत का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और एक दिन मीरा भी नुसरत को किसी के साथ देखती है। इसके बाद मीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नुसरत को मार डालना चाहती है, लेकिन मीरा की दोस्त उसे रोक लेती है। ये सारी बातें मीरा के फ़ोन में रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। अगले दिन मीरा नुसरत के घर पहुंच जाती है पर नुसरत अपने घर पे नहीं होती। तभी मीरा नुसरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है और मीरा उसका पीछा करना शुरू कर देती है। यहीं पर एक आदमी मीरा का भी पीछा कर रहा होता है और वो उसकी फ़ोटो भी क्लिक करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मीरा एक स्टेशन पर खड़ी होती है और उसे काफ़ी चोटें भी लगी होती हैं। अगले दिन जब मीरा को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें फॉरेस्ट में देखा। और फिर मीरा अपने फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें मीरा नुसरत को मारने की बात कर रही थी। अब मीरा को खुद पे डाउट होने लगता है कि कहीं उसने मीरा को हर्ट तो नहीं किया। 2 दिन बाद ऑफिसर कुणाल को सिटी हॉस्पिटल से एक कॉल आती है कि नुसरत नाम की एक नर्स 2 दिनों से गायब है। हॉस्पिटल की एक नर्स जो नुसरत की फ्रेंड भी होती है वो कुणाल को एक पार्टी के बारे में बताती है जिसमें कुणाल और ऑफिसर कौर पार्टी के ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नुसरत एक साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करा रही थी जिसका नाम डॉक्टर हामिद होता है। डॉक्टर हामिद ऑफिसर कौर को एक आदमी के बारे में बताता है जो नुसरत को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद ऑफिसर कौर कुणाल से कहती है कि किसी की वाइफ लापता है और उसने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेन भी नहीं कराई। आनंद यहाँ पर कहता है कि उन दोनों की एक साथ बनती नहीं है और इस वजह से उन्होंने डाइवोर्स भी फाइल किया है। अगले दिन पुलिस को जंगल से नुसरत की बॉडी मिलती है और नुसरत के घर की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मीरा उस दिन नुसरत के घर आई थी। उसी जंगल से पुलिस को मीरा का आईडी कार्ड भी मिलता है जिसके बाद ऑफिसर कौर मीरा से मिलती है। अब मीरा को रियलाइज हो जाता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मीरा अपने डॉक्टर से मिलती है और वो बताती है कि उसे डाउट है कि उसने नुसरत को हर्ट किया। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑफिसर कौर भी मीरा के डॉक्टर से मिलने आती है। यहाँ पर डॉक्टर ऑफिसर को बताता है कि मीरा को खुद पे डाउट है कि उसने नुसरत को हर्ट किया। फिर हम देखते हैं मीरा को एक कॉल आती है। कॉल पे एक आदमी उसे बोलता है कि उसने फॉरेस्ट में सब कुछ देख लिया था और वो आदमी मीरा से पैसों की डिमांड करता है। मीरा यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिसर कौर मीरा से उसके घर मिलने आती है, लेकिन मीरा टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है और इसी बीच मीरा का फ़ोन गिर जाता है। उस फ़ोन को ऑफिसर कौर उठा लेती है और उन्हें उस फ़ोन से पता चलता है कि मीरा को कोई पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। फिर हम देखते हैं मीरा किसी आदमी से मिलती है और उससे कुछ पैसे, फ़ोन और एक गन लेती है। अब मीरा उसी जंगल में चली जाती है और वहाँ एक लड़के से नुसरत के बारे में पूछती है, पर वो लड़का नुसरत को पहचानने से इनकार कर देता है। इसके बाद मीरा एक चर्च जाती है जहाँ नुसरत के नाम से प्रेयर चल रही होती है। चर्च में मीरा नुसरत की कुछ तस्वीरें देखती है। फोटो में नुसरत के हाथ में जो फ़ोन होता है वही सेम फ़ोन उस लड़के के पास था जो मीरा ने कुछ देर पहले फॉरेस्ट में देखा था। इसके बाद मीरा फिर से फॉरेस्ट जाती है और उस लड़के से वो फ़ोन ले लेती है।
दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेशन के बाहर मीरा को उसके पति के बॉस और उनकी वाइफ मिलती है। मीरा उनसे माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उन्होंने मीरा की वजह से शेखर को जॉब से नहीं निकाला था, बल्कि शेखर ने ऑफिस में एक लड़की को हैरेस करने की कोशिश की थी। वहीं मीरा को हॉस्पिटल से पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, बल्कि शेखर ने उसका अबॉर्शन कराया था। इसके बाद मीरा नुसरत का फ़ोन चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि नुसरत और शेखर के बीच अफेयर चल रहा था और जो वॉल्टर नाम का आदमी मीरा को ब्लैकमेल कर रहा है वो नुसरत को भी ब्लैकमेल कर रहा होता है, क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और इस बात के लिए वो नुसरत को ब्लैकमेल करता है। यहाँ पर मीरा वॉल्टर को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है, लेकिन मीरा के वहाँ पहुँचने से पहले ही वॉल्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और ये वही कार होती है जिसने मीरा और शेखर का एक्सीडेंट किया था। पर मरने से पहले वॉल्टर मीरा से कहता है कि उसके घर पे कुछ सबूत है। मीरा ऑफिसर आनंद से वॉल्टर का एड्रेस लेती है और उसके घर पहुंच जाती है। मीरा शेखर को भी कॉल करके वॉल्टर के घर ही बुला लेती है। शेखर वॉल्टर के घर आकर मीरा को बता देता है कि उसका नुसरत के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ नुसरत के साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन जब नुसरत ने शेखर से प्रेगनेंसी वाली बात बताई तो उसने उसे अबॉर्शन कराने के लिए बोला, लेकिन नुसरत अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी और सबको ये सच बताने वाली थी, इसलिए शेखर नुसरत का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। ये सुनने के बाद मीरा शेखर के सर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मीरा उस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश करती है जिसने उनका और वॉल्टर का एक्सीडेंट किया। जब वो ऑनलाइन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ी बग्गा के नाम पर है, वही बग्गा जिसके खिलाफ मीरा ने केस लड़ा था। और बग्गा के साथ वो ऑफिसर कौर की भी फोटो देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ऑफिसर कौर बग्गा की बेटी है और ये सारा प्लान भी उसी का था। उसके बाद कौर मीरा को सब कुछ बता देती है, उसने ये सब कैसे प्लान किया और बताती है कि फॉरेस्ट में जाकर उसने ही नुसरत को मारा था। ये सुनने के बाद मीरा और कौर के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस फाइट के बीच में ऑफिसर कौर को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब मीरा यहाँ पर सब कुछ ऐसे प्लान करती है कि पुलिस को लगे कि शेखर ने ऑफिसर कौर को मारा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस आ जाती है और शेखर को गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं मीरा को उसी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। मीरा अब बहुत ज़्यादा खुश है और गॉड को थैंक यू बोल रही होती है। और दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी डार्लिंग्स की, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। ये मूवी आलिया भट्ट के साथ साथ इस फिल्म से जुड़े सभी किरदारों की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों, डार्लिंग्स मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को, जिसमें लड़की का नाम बदरू और लड़के का नाम हमजा होता है। बदरू हमजा से गुस्सा होती है क्योंकि वो लेट आया होता है, लेकिन हमजा उसको मना लेता है और उसको एक गुड न्यूज़ देता है। वो कहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, क्योंकि बदरू की मम्मी उन दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही होती है। अब दोनों की शादी हो जाती है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमजा खाना खा रहा होता है और तभी उसके मुंह में एक कंकड़ आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी उसके मुंह में फिर से एक और कंकड़ आ जाती है। इस बार हमजा को बहुत गुस्सा आता है और वो बदरू को मारना शुरू कर देता है और इतना ज़्यादा मारता है कि उसके गले पर निशान बन जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बदरू किचन में खाना बना रही होती है और हमजा उसके आगे पीछे घूम रहा होता है उसे मनाने के लिए, और वो उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं शराब पीने के बाद शैतान जैसा बन जाता हूँ। हमजा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद बदरू से कहता है कि तुम जो मांगना चाहती हो मुझसे मांगो। यहाँ पर बदरू कहती है कि तुम बिल्डर से जाकर मिल लेना। इसके बाद हमजा बदरू के गले का निशान देखता है और कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये सुनने के बाद बदरू हमजा को गले लगा लेती है। हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद बदरू अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि बदरू की माँ उसके सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। यहाँ पर बदरू की माँ उससे कहती है कि तुम हमजा को छोड़ क्यों नहीं देती, वो डेली तुम्हें इतना मारता है। लेकिन बदरू अपनी माँ की बात को टाल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बदरू की माँ के पास जुल्फी नाम का एक लड़का सामान बेचने आता है और शमसू उसे बहला फुसलाकर सस्ते में उससे मिक्सी खरीद लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा अपने ऑफिस के टॉयलेट को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है हमजा के जो बॉस होते हैं वो हमेशा उससे ऐसे ही काम कराते हैं, कभी साफ सफाई तो कभी अपने पर्सनल काम।
इसके बाद हमें बदरू को दिखाया जाता है जो मेडिकल स्टोर से शराब छुड़ाने की दवाई लेती है। यहाँ पर वो ये दवाई वाली बात किसी को ना बोलने की बात कहती है, लेकिन ये लोग गलती से हमजा के सामने दवाई वाली बात बता देते हैं। अब जो बदरू होती है वो घर आकर खाने में उस दवाई को मिला देती है। अब जब हमजा घर आता है तो उसको पहले से ही पता होता है कि खाने में दवाई मिलाई गई है। इस पर हमजा पहले बदरू को खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन बदरू खाना टेस्ट नहीं करती तो हमजा बदरू को बहुत बुरी तरह से मारता है। हमजा के अपार्टमेंट के नीचे रहने वाली लेडी को सारी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह में बदरू उस खाने को फेंक रही होती है, तभी हमजा उसके पास आकर वापस से उससे माफ़ी मांगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बदरू अपनी माँ से ये सारी बातें बता रही होती है। इस पे बदरू की माँ कहती है कि हमजा कभी चेंज नहीं होगा। एक दिन बदरू हमजा को एक बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है तो उसे आइडिया आता है और वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कुछ ड्रेस और शूज़ ऑर्डर करने के लिए बोलती है और शाम को हमजा के आने से पहले ही बहुत अच्छे से रेडी होकर बैठ जाती है। अब जैसे ही डोरबेल बजती है और बदरू जैसे ही गेट खोलती है तो गेट पर हमजा नहीं बल्कि रमन काका आए होते हैं, जो कहते हैं कि बिल्डर अपना प्रेजेंटेशन देने आया है। अब यहाँ पर हमजा तो नहीं है तो तुम ही आ जाओ। अब जो बदरू होती है वो चेंज करके बिल्डर के यहाँ चली जाती है। यहाँ पर बदरू की माँ बदरू को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमजा तुम्हें यहाँ पर देखेगा तो गुस्सा करेगा। लेकिन बदरू कहती है कि वो हमजा को बोल देगी कि वो दूध लेने आई थी और यहाँ पर रमन काका ने उसे रोक लिया। उस बिल्डिंग के सभी लोग अपने डिपार्टमेंट को रीडेवलपमेंट पर सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन बस एक हमजा ही होता है जो इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है। अब बिल्डर बदरू को बोलता है कि वो अपने हस्बैंड को समझाए, तभी हमजा भी यहाँ पर आ जाता है और बदरू को लेकर घर चला जाता है। घर पे हमजा को बदरू की मंगाई हुई न्यू ड्रेस और सैंडल्स मिलती हैं और उसको गलतफहमी हो जाती है। अगले सीन में हमजा बदरू के साथ एक गेम खेलता है और वो बदरू की उंगली पर सैंडल की हिल मारता है, जिसके बाद उसके हाथ में खून निकलने लग जाता है। अब यहाँ पर बदरू बहुत ज़्यादा रोती है। अगले दिन हमजा फिर से बदरू को सॉरी बोलता है, लेकिन बदरू अपने रूम में चली जाती है। अब बदरू हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद किचन में जाकर अपना गुस्सा निकालने के लिए सारी प्लेट्स तोड़ देती है। तभी जुल्फी वहाँ पर आ जाता है और बदरू की इस हालत को देखकर वो पुलिस स्टेशन में हमजा के खिलाफ जाकर कंप्लेन कर देता है कि बदरू का पति उसे बहुत ज़्यादा मारता है। इसके बाद बदरू और उसकी माँ को दिखाया जाता है, ये दोनों मार्केट जाती हैं। तभी बदरू अपनी माँ से कहती है कि उसका बहुत मन करता है कि वो सभी मर्दों को गोली मार दे और उसे हमजा को जान से मार देने के ख्याल भी आने लगे हैं। तभी उनके पास पुलिस की कॉल आती है और वो उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलती है। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस इनको बताती है कि जुल्फी ने हमजा के खिलाफ कंप्लेन की है कि वो बदरू के साथ मारपीट करता है। अब बदरू और इसकी माँ इस बात पर हाँ बोलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं पुलिस हमजा को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस बदरू से कहती है कि अगर तुम कंप्लेन फाइल करना चाहती हो तो तुम्हारे पति को 4 साल की सजा होगी। बदरू पहले तो कंप्लेन करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन जैसे ही हमजा को लॉकअप में लेकर जाया जाता है तभी बदरू कहती है कि उसे हमजा को आखिरी बार गुड बाय बोलना है। इसके बाद हमजा बहुत ही चालाकी से बदरू को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए बोलता है। अब बदरू भी उसकी बातों में आ जाती है और अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है। यहाँ पर बदरू की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बदरू अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अब ये तीनों घर पर वापस जा रहे होते हैं तो हमजा बदरू से कहता है कि तेरी माँ ने ही बोला था ना मेरे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। तभी बदरू की माँ कुछ बोल ही रही होती है, तभी हमजा बदरू की माँ के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसकी माँ की नाक से खून निकलने लग जाता है। अब बदरू की माँ उससे बोलती है कि तुम्हें अपने पति और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जिस पर बदरू अपने पति हमजा को चुनती है। अगले सीन में हमें हमजा को एक डॉक्टर के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर हमजा से कहती है कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, तुम शराब पीना छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बदरू ने पूरा घर डेकोरेट किया होता है और वो हमजा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर बदरू हमजा से एक प्रॉमिस भी मांगती है। वो कहती है कि तुम शराब पीना छोड़ दो और हमजा इस बात के लिए हाँ बोल देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 1 महीना बीत चुका है, लेकिन बदरू की माँ बदरू से कोई भी बात नहीं करती है, वो अभी भी उससे नाराज़ है। अगले सीन में हमें जुल्फी और बदरू की माँ को दिखाया जाता है, जिसमें जुल्फी बदरू की माँ को बोलता है कि तुम बदरू से बात कर लो। तभी बदरू वहाँ पर आ जाती है और वो उसे खुशखबरी सुनाती है। ये बात सुनकर बदरू की माँ उसे गले लगा लेती है और तभी हमजा भी पीछे से आकर माफ़ी मांगता है और वो उसे भी माफ़ कर देती है। आगे मूवी में हमें हमजा का सुधरा हुआ रूप दिखाया जाता है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा पुलिस के पास जाता है
ये पता करने के लिए कि उसके खिलाफ कंप्लेन किसने की थी, और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि कंप्लेन जुल्फी ने की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा जुल्फी के साथ घर जा रहा होता है और रास्ते में उससे बहुत सारे सवाल करता है। यहाँ पर जुल्फी समझ जाता है कि हमजा को सब कुछ पता चल चुका है। अब वो बदरू को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है, जिसके बाद बदरू डर जाती है और वॉशरूम में जाके छुप जाती है। अब हमजा घर आते ही सबसे पहले बदरू का फ़ोन चेक करता है, जिसमें लास्ट कॉल उसे जुल्फी की ही दिखाई देती है। अब हमजा को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हमजा गुस्से में बदरू को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे घसीटते हुए ले जाकर सीढ़ियों से गिरा देता है। बदरू यहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। अब बदरू बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और विंडो के पास जाकर सुसाइड करने की सोचती है, लेकिन तभी उसको कुछ ख्याल आता है और वो रुक जाती है। अब बदरू डॉक्टर के पास जाती है और उससे नींद की गोलियां मांगती है। बदरू घर आने के बाद सारी गोलियां हमजा को खिला देती है और उसे एक चेयर से बांध देती है और वो अपनी माँ को भी फोन करके यहाँ बुला लेती है। यहाँ पर बदरू की माँ हमजा को मारकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, लेकिन बदरू कहती है कि वो हमजा को मारना नहीं चाहती, बल्कि उसे ऐसे ही टॉर्चर करना चाहती है जैसे हमजा ने उसे किया। अब जब भी बदरू का मन करता था तो वो हमजा को मारना शुरू कर देती थी। तभी एक दिन जुल्फी वहाँ पर आ जाता है और उसको भी हमजा के बारे में पता चल जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि एक दिन हमजा के बॉस की कॉल आती है और वो हमजा के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर बदरू कहती है कि हमजा अपने गांव गया है क्योंकि उसके अब्बा की डेथ हो गई है। अब हमजा के बॉस ऑफिस के रजिस्टर से उसके गांव का नंबर निकालकर उस पर कॉल कर देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि हमजा के अब्बा की डेथ तो 1.5 साल पहले ही हो चुकी है। अब एक दिन ये तीनों लोग लूडो खेल रहे होते हैं। यहाँ पर बदरू और उसकी माँ सोचती है कि हमजा का क्या किया जाए। इस पर उन्हें आइडिया आता है और बदरू की माँ अपने पड़ोसी के पास जाती है और उसे मेंटल असाइलेंट से नशे की दवाई लाने के लिए बोलती है। वो दवाई आने के बाद ये लोग रोज हमजा को वो दवाई देने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा के घर पे उसका बॉस आ जाता है। बॉस को देखकर बदरू और उसकी माँ डर जाते हैं और हमजा को जल्द ही बेहोशी की दवाई दे देते हैं। वो हमजा के बॉस को घर में बुला लेते हैं और यहाँ पर बॉस उनसे पूछता है कि उन्होंने हमजा के बारे में उससे झूठ क्यों बोला कि वो अपने गांव गया हुआ है। अब बदरू बॉस को लेकर हमजा के पास चली जाती है, लेकिन हमजा पूरी तरह से नशे में होता है और बॉस को लगता है कि वो अभी भी शराब के नशे में है। बॉस यहाँ पर हमजा से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसके बाद बदरू और उसकी माँ को लगने लग जाता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो यहाँ पर वो आइडिया लगाते हैं कि पुलिस में जाकर हमजा की झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दें। लेकिन इनके अजीब बिहेवियर से पुलिस को इन पर शक हो जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमजा को ढूंढने की शुरुआत वो उसके घर से ही करेंगे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जब पुलिस हमजा के घर जाती है तो वहाँ पर उन्हें बस जुल्फी मिलता है और हमजा वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये दोनों माँ बेटी जुल्फी पे इल्ज़ाम लगाने लग जाती है, तो पुलिस कहती है कि हमें लगता है कि जुल्फी बदरू से प्यार करता है और इसीलिए जुल्फी ने हमजा को गायब किया है। लेकिन जुल्फी यहाँ पर कहता है कि मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन बदरू से नहीं बल्कि बदरू की माँ से। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस के पास एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि हमजा उन्हें मिल गया है। आगे हम देखते हैं कि हमजा पुलिस को सब कुछ सच बता रहा होता है कि इन दोनों माँ बेटी ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन वो नशे में होने की वजह से कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर बदरू आ जाती है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे हमजा के मिलने के बाद उसे बहुत खुशी हुई हो। इसके बाद वो हमजा को अपने घर ले जाती है। घर पे आने के बाद ये लोग प्लान करते हैं कि वो हमजा को बहुत सारी शराब पिलाकर ऊपर से धक्का मार देंगे, जिससे सभी को लगेगा कि उसने सुसाइड किया है। अब ये लोग हमजा को छत पर ले जा ही रहे होते हैं, तभी हमजा कहता है कि ये मौत एक्सीडेंट नहीं लगेगी और तुम तीनों फंस जाओगे। साथ ही हमजा ये भी कहता है कि अगर वो उसे आज़ाद कर दे तो वो उन सारी बातों को मानने के लिए तैयार है। अब जब हमजा बदरू की सारी बातें मानने के लिए तैयार है तो बदरू हमजा का एक कन्फेशन वीडियो बनाती है, जिसमें बदरू हमजा को वो सारी बातें बोलने के लिए कहती है जो हमजा ने उसके साथ किया, और उसके बाद वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। इसके बाद बदरू की माँ हमजा को पीछे से आकर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब ये लोग हमजा को ट्रेन की पटरी पर ले जाकर बांध देते हैं और अब ये सब लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी बदरू का माइंड चेंज हो जाता है और वो कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती। यहाँ पर बदरू हमजा को आज़ाद कर देती है, लेकिन हमजा फिर से अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करूंगा और इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इन सब बातों के बीच में ही एक ट्रेन आ जाती है और जिससे हमजा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग जब यहाँ पर वापस आ रहे होते हैं तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं
बदरू की मां ने भी अपने पति को ऐसे ही मारा था, क्योंकि वो भी उसे ऐसे ही टॉर्चर किया करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं बदरू अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक साथ 3 मूवीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं विक्रम वेदा मूवी से। दोस्तों, अगर आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर और एक्शन बेस्ड मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म होने वाली है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक विक्रम नाम के अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी टीम के साथ गुंडे लोगों का फेक इनकाउंटर करता है। एक दिन विक्रम और उसकी टीम किसी गैंग से लड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनके हाथों एक बेगुनाह आदमी मारा जाता है, लेकिन विक्रम उस आदमी को भी गैंगस्टर साबित कर देता है ताकि कोई भी उसकी टीम पर एलिगेशन ना लगा सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम की एक प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है। प्रिया एक लॉयर होती है। विक्रम को लॉयर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते और प्रिया को भी पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी खुश रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विक्रम के फ्रेंड अब्बास को। अब्बास के बेटे को एक जानलेवा बीमारी है। अब्बास विक्रम से कहता है कि मेरा बेटा मेरे कर्मों की सजा भुगत रहा है। मूवी में हमें आगे पता चलता है कि डिपार्टमेंट में इन लोगों ने बिना किसी की परमिशन के कुछ फेक एनकाउंटर भी किए हैं। अब विक्रम का जो फ्रेंड होता है अब्बास, वो ये सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। अब हम आगे देखते हैं कि विक्रम को खबर मिलती है एक बहुत खतरनाक विलेन के बारे में जिसका नाम है वेदा। विक्रम अपनी टीम के साथ उसको पकड़ने जा ही रहा होता है कि उनको जानकारी मिलती है कि वेदा ने सरेंडर कर दिया है और सभी लोग ये खबर सुनकर चौंक जाते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है वेदा से बहुत सारे लोग पूछताछ करने आते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। फिर लास्ट में विक्रम उससे बात करने जाता है। यहाँ पर वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है, जिसके बाद फिल्म की कहानी पहुँच जाती है 13 साल पीछे। वेदा विक्रम से कहता है कि मैं एक परशुराम गैंगस्टर के लिए काम करता था। एक दिन परशुराम के एरिया से एक बच्चा किडनैप हो जाता है जिसे मैं बचा कर ले आता हूँ, तो मेरा बहुत नाम होता है और परशुराम इस बात से खुश होकर मुझे अपने यहाँ काम दे देता है। लेकिन परशुराम की टीम में एक आदमी होता है रवि, जो वेदा से जलने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बबलू नाम के एक आदमी को, जो वेदा के भाई को ड्रग्स ले जाने के गलत काम में डालना चाहता है। लेकिन तभी वेदा वहां पर आ जाता है और वो अपने भाई को समझाता है कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वेदा के भाई का नाम शतक होता है क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वेदा यहाँ पर अपने भाई को समझाने के बाद 3 दिन के लिए लखनऊ चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बबलू नाम का वही आदमी फिर से वेदा के भाई को ड्रग्स देता है और शतक की फ्रेंड वो ड्रग्स ले भी लेती है क्योंकि उसे पैसे की नीड होती है। लेकिन शतक ये सारी बातें पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस बबलू को पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा मार लगाती है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद बबलू अपने बॉस के पास जाता है
और शतक से बदला लेने के लिए अपने बॉस के कहने पर शतक के हाथ में सरिया घुसा देता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वेदा विक्रम से पूछता है कि बताओ किसको मारूं, ऑर्डर देने वाले को या फिर काम को अंजाम देने वाले को। यहाँ पर विक्रम कहता है ऑर्डर देने वाले को, क्योंकि मारने वाला तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। इस बात पे विक्रम कहता है कि मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने शिव प्रसाद को जाकर सबक सिखाया। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेदा को छुड़ाने के लिए उसकी लॉयर आती है और उसकी लॉयर कोई और नहीं बल्कि विक्रम की ही वाइफ होती है। अब वेदा जेल से छूट जाता है, लेकिन विक्रम को समझ नहीं आता कि जब उसको जाना ही था तो उसने खुद को सरेंडर क्यों किया। इसके बाद हमें विक्रम के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर विक्रम अपनी वाइफ को कहता है कि तुम वेदा के केस को छोड़ दो, लेकिन उसकी वाइफ विक्रम के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा काम काम और मेरा काम कुछ नहीं। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल इश्यूज को घर पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम अपनी बाइक को जब ठीक कर रहा होता है तो उसे कुछ याद आता है। वो सोचता है कि पहले हमने जो फेक इनकाउंटर किए थे उसमें एक बेगुनाह की जान गई थी और उसके हाथ पर भी वैसा ही निशान था जैसा वेदा ने बताया था कि उसके भाई के हाथ पर भी निशान था। तो विक्रम सोचता है कि कहीं वो वेदा का भाई ही तो नहीं था जो उसके हाथों मारा गया। अब विक्रम सोचता है कि उसके दोस्त अब्बास की जान को खतरा है, क्योंकि इस एनकाउंटर का इंचार्ज उसका दोस्त अब्बास ही था। इसके बाद विक्रम अब्बास को कॉल करता है, लेकिन अब्बास विक्रम की कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देता। तो विक्रम अब्बास के पास जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो एक फैक्ट्री में पहुंचता है तो वहां पर उसको अब्बास की डेड बॉडी मिलती है और अब्बास की डेड बॉडी के साथ ही वेदा की टीम से एक चंदा नाम की लड़की की बॉडी भी मिलती है। अब विक्रम अपने फ्रेंड अब्बास का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन में कहता है कि इस खून को करवाने के पीछे वेदा का हाथ है, लेकिन वेदा की लॉयर प्रिया ये साबित कर देती है कि जिस टाइम खून हुआ उस वक्त वेदा एक शादी में गए हुए थे। इसके बाद विक्रम हार नहीं मानता और अपनी वाइफ का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर प्रिया को वेदा के साइन लेने होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम वेदा तक पहुँच जाता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और फिर विक्रम वेदा को गिरफ्तार करके एक सुनसान जगह ले जाता है उसका एनकाउंटर करने के लिए। विक्रम वेदा को मारने ही वाला होता है कि वेदा फिर से विक्रम को एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आज से 3 साल पहले मेरे भाई शतक ने एक काम करना शुरू किया था, लोगों को लोन देकर उनसे मुनाफा कमाना। कोई 2 नंबर का काम नहीं, बिल्कुल 1 नंबर का काम था। इसी बीच परशुराम से वेदा को एक काम मिलता है कि शहर में इलेक्शन होने वाले हैं, ओपोजिशन पार्टी को हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उस ओपोजिशन पार्टी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया भी बरामद होता है। इस पैसे को ले जाकर वेदा परशुराम को दे देता है तो परशुराम कहता है कि ये 1 करोड़ तू रख, अपनी कंपनी में लगा और मुझे इसका 2 गुना करके देना। लेकिन चंदा इन पैसों को लेकर भाग जाती है, बट जब उसे कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि उसका तो शतक के अलावा कोई है ही नहीं, तो वो उन पैसों को लेकर वापस आ जाती है। अब जब वेदा परशुराम को ये पैसे लौटाने जाता है तो परशुराम कहता है कि चंदा को मार डालो, क्योंकि हमारे धंधे में गद्दारी की यही सजा है। अब यहाँ पर वेदा विक्रम से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो विक्रम कहता है कि शतक मासूम है तो मैं उन लोगों को मारता नहीं, बचाने की कोशिश करता। तो वेदा कहता है कि मैंने भी वैसा ही किया, मैंने शतक और चंदा को मुंबई भेज दिया और अपने बॉस के साथ गद्दारी करके गैंग वॉर छेड़ दिया। अब वेदा यहाँ पर बहुत ही चालाकी से विक्रम पर अटैक करके भाग जाता है। इसके बाद विक्रम अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है और काफी परेशान भी होता है कि उसके हाथों किसी बेगुनाह का एनकाउंटर हो गया। इसके बाद विक्रम अपनी टीम को बताता है कि जब उन्हें चंदा की बॉडी मिली थी तो चंदा को पहले से ही किसी ने टॉर्चर किया हुआ था और चंदा को टॉर्चर करने का रीजन शतक को वहां पर बुलाकर मारना था। यानी अब्बास के इन्फॉर्मर ने जानबूझकर अब्बास तक ये खबर पहुंचाई थी ताकि शूट आउट में शतक भी मारा जाए और पुलिस वेदा की दुश्मन बन जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विक्रम अपनी वाइफ के साथ उसी होटल में खाना खाने जाता है जहां पर पहले वेदा खाया करता था। यहां पर विक्रम को कोई एक फोन देता है, उस कॉल पर वेदा की विक्रम से बात होती है जिसमें हमें पता चलता है कि विक्रम के भाई को जिसने मरवाया था वो कोई और नहीं बल्कि बबलू था। वेदा को ये बात पता चलते ही वेदा बबलू और उसके आदमियों को मार डालता है। तभी वहां पर विक्रम भी पहुंच जाता है, लेकिन विक्रम वेदा पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि विक्रम को बबलू से जानना था कि उसने अब्बास को क्यों मारा। अब वेदा विक्रम को बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा,
यहाँ पर वेदा विक्रम को कहता है कि अपने आसपास देखो, तुम्हें अब्बास का कातिल भी मिल जाएगा। ये सुनने के बाद विक्रम बहुत ज़्यादा सोचता है और समझ जाता है कि उसकी टीम के पास कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद विक्रम की टीम से आईजी आकर कहता है कि हमारी जॉब से हमारे शौक पूरे नहीं होते, और वो बताता है कि अब्बास का ईमान जाग गया था, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। ये सुनने के बाद विक्रम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विक्रम अपनी टीम मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर वेदा भी विक्रम की हेल्प करता है। इन द लास्ट मूवी में हमें दिखाया जाता है विक्रम और वेदा दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं और विक्रम वेदा मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको विक्रम वेदा मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवी की, द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें ये फिल्म साल 2016 में आई ब्रिटिश ऑथर और हॉकिंग्स की नॉवेल द गर्ल ऑन द ट्रेन पर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत में हमें नुसरत नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रही होती है और किसी से छुप रही होती है। तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और दूसरी साइड हमें एक मीरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है और वो बहुत बुरी हालत में घायल भी होती है। उसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन यानी 2017 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मीरा और शेखर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। इन दोनों की मुलाकात एक शादी में होती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही टाइम में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। मीरा एक लॉयर होती है और एक दिन अचानक से कोई मीरा का पीछा करने लग जाता है और मीरा को धमकी भरे नोट भी मिलते हैं जिसमें उसे कहा जाता है कि वो अपने केस को छोड़ दे। मीरा ये सारी बातें शेखर को बताती है। शेखर भी ये बातें सुन के डर जाता है, लेकिन मीरा अभी भी अपना केस छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है मीरा कोर्ट में बग्गा के खिलाफ केस जीत जाती है और मिस्टर बग्गा को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शेखर मीरा को उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। 6 महीने तक दोनों की लाइफ एकदम सही चल रही होती है, पर एक दिन ये दोनों मूवी देखकर जब घर लौट रहे होते हैं तभी एक गाड़ी इन दोनों की कार को टक्कर मार देती है और इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें साल 2019 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें मीरा को दिखाया जाता है। मीरा काफ़ी एल्कोहलिक हो चुकी है और उस एक्सीडेंट में मीरा अपने बच्चे को भी खो देती है। एक्सीडेंट के बाद मीरा को एक एमनेशिया नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अचानक से बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाती है। मीरा की इन हरकतों से तंग आकर शेखर उसे छोड़ देता है और अंजलि नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। मूवी में हम आगे देखते हैं मीरा डेली एक ही रास्ते से ट्रेन का सफ़र करती है क्योंकि इस रास्ते पर उसका घर होता है। यहाँ पर कभी वो और शेखर एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ पर एक न्यू कपल रहता है। उस घर में नुसरत नाम की एक लड़की अपने हबी के साथ काफ़ी खुश दिखाई देती है। मीरा उन्हें खुश देखकर सोचती है कि क्या किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नुसरत की लाइफ की तो लगी पड़ी होती है। नुसरत और आनंद की आपस में बनती नहीं है क्योंकि आनंद को लगता है नुसरत का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और एक दिन मीरा भी नुसरत को किसी के साथ देखती है। इसके बाद मीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नुसरत को मार डालना चाहती है, लेकिन मीरा की दोस्त उसे रोक लेती है। ये सारी बातें मीरा के फ़ोन में रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। अगले दिन मीरा नुसरत के घर पहुंच जाती है पर नुसरत अपने घर पे नहीं होती। तभी मीरा नुसरत को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है और मीरा उसका पीछा करना शुरू कर देती है। यहीं पर एक आदमी मीरा का भी पीछा कर रहा होता है और वो उसकी फ़ोटो भी क्लिक करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मीरा एक स्टेशन पर खड़ी होती है और उसे काफ़ी चोटें भी लगी होती हैं। अगले दिन जब मीरा को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें फॉरेस्ट में देखा, और फिर मीरा अपने फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें मीरा नुसरत को मारने की बात कर रही थी। अब मीरा को खुद पे डाउट होने लगता है कि कहीं उसने मीरा को हर्ट तो नहीं किया। 2 दिन बाद ऑफिसर कुणाल को सिटी हॉस्पिटल से एक कॉल आती है कि नुसरत नाम की एक नर्स 2 दिनों से गायब है। हॉस्पिटल की एक नर्स जो नुसरत की फ्रेंड भी होती है वो कुणाल को एक पार्टी के बारे में बताती है जिसमें कुणाल और ऑफिसर कौर पार्टी के ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नुसरत एक साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज करा रही थी जिसका नाम डॉक्टर हामिद होता है।
डॉक्टर हामिद ऑफिसर कौर को एक आदमी के बारे में बताता है जो नुसरत को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद ऑफिसर कौर कुणाल से कहती है कि किसी की वाइफ लापता है और उसने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेन भी नहीं कराई। आनंद यहाँ पर कहता है कि उन दोनों की एक साथ बनती नहीं है और इस वजह से उन्होंने डाइवोर्स भी फाइल किया है। अगले दिन पुलिस को जंगल से नुसरत की बॉडी मिलती है और नुसरत के घर की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मीरा उस दिन नुसरत के घर आई थी। उसी जंगल से पुलिस को मीरा का आईडी कार्ड भी मिलता है, जिसके बाद ऑफिसर कौर मीरा से मिलती है। अब मीरा को रियलाइज हो जाता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मीरा अपने डॉक्टर से मिलती है और वो बताती है कि उसे डाउट है कि उसने नुसरत को हर्ट किया। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑफिसर कौर भी मीरा के डॉक्टर से मिलने आती है। यहाँ पर डॉक्टर ऑफिसर को बताता है कि मीरा को खुद पे डाउट है कि उसने नुसरत को हर्ट किया। फिर हम देखते हैं मीरा को एक कॉल आती है। कॉल पे एक आदमी उसे बोलता है कि उसने फॉरेस्ट में सब कुछ देख लिया था और वो आदमी मीरा से पैसों की डिमांड करता है। मीरा यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिसर कौर मीरा से उसके घर मिलने आती है, लेकिन मीरा टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है और इसी बीच मीरा का फ़ोन गिर जाता है। उस फ़ोन को ऑफिसर कौर उठा लेती है और उन्हें उस फ़ोन से पता चलता है कि मीरा को कोई पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। फिर हम देखते हैं मीरा किसी आदमी से मिलती है और उससे कुछ पैसे, फ़ोन और एक गन लेती है। अब मीरा उसी जंगल में चली जाती है और वहाँ एक लड़के से नुसरत के बारे में पूछती है, पर वो लड़का नुसरत को पहचानने से इनकार कर देता है। इसके बाद मीरा एक चर्च जाती है जहाँ नुसरत के नाम से प्रेयर चल रही होती है। चर्च में मीरा नुसरत की कुछ तस्वीरें देखती है। फोटो में नुसरत के हाथ में जो फ़ोन होता है वही सेम फ़ोन उस लड़के के पास था जो मीरा ने कुछ देर पहले फॉरेस्ट में देखा था। इसके बाद मीरा फिर से फॉरेस्ट जाती है और उस लड़के से वो फ़ोन ले लेती है। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेशन के बाहर मीरा को उसके पति के बॉस और उनकी वाइफ मिलती है। मीरा उनसे माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उन्होंने मीरा की वजह से शेखर को जॉब से नहीं निकाला था, बल्कि शेखर ने ऑफिस में एक लड़की को हैरेस करने की कोशिश की थी। वहीं मीरा को हॉस्पिटल से पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, बल्कि शेखर ने उसका अबॉर्शन कराया था। इसके बाद मीरा नुसरत का फ़ोन चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि नुसरत और शेखर के बीच अफेयर चल रहा था और जो वॉल्टर नाम का आदमी मीरा को ब्लैकमेल कर रहा है वो नुसरत को भी ब्लैकमेल कर रहा होता है, क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और इस बात के लिए वो नुसरत को ब्लैकमेल करता है। यहाँ पर मीरा वॉल्टर को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बोलती है, लेकिन मीरा के वहाँ पहुँचने से पहले ही वॉल्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और ये वही कार होती है जिसने मीरा और शेखर का एक्सीडेंट किया था। पर मरने से पहले वॉल्टर मीरा से कहता है कि उसके घर पे कुछ सबूत है। मीरा ऑफिसर आनंद से वॉल्टर का एड्रेस लेती है और उसके घर पहुंच जाती है। मीरा शेखर को भी कॉल करके वॉल्टर के घर ही बुला लेती है। शेखर वॉल्टर के घर आकर मीरा को बता देता है कि उसका नुसरत के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ नुसरत के साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन जब नुसरत ने शेखर से प्रेगनेंसी वाली बात बताई तो उसने उसे अबॉर्शन कराने के लिए बोला, लेकिन नुसरत अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी और सबको ये सच बताने वाली थी, इसलिए शेखर नुसरत का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। ये सुनने के बाद मीरा शेखर के सर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मीरा उस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश करती है जिसने उनका और वॉल्टर का एक्सीडेंट किया। जब वो ऑनलाइन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ी बग्गा के नाम पर है, वही बग्गा जिसके खिलाफ मीरा ने केस लड़ा था। और बग्गा के साथ वो ऑफिसर कौर की भी फोटो देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ऑफिसर कौर बग्गा की बेटी है और ये सारा प्लान भी उसी का था। उसके बाद कौर मीरा को सब कुछ बता देती है, उसने ये सब कैसे प्लान किया, और बताती है कि फॉरेस्ट में जाकर उसने ही नुसरत को मारा था। ये सुनने के बाद मीरा और कौर के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस फाइट के बीच में ऑफिसर कौर को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब मीरा यहाँ पर सब कुछ ऐसे प्लान करती है कि पुलिस को लगे कि शेखर ने ऑफिसर कौर को मारा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस आ जाती है और शेखर को गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं मीरा को उसी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। मीरा अब बहुत ज़्यादा खुश है और गॉड को थैंक यू बोल रही होती है। और दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी डार्लिंग्स की, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई। ये मूवी आलिया भट्ट के साथ साथ इस फिल्म से जुड़े सभी किरदारों की
वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों डार्लिंग्स मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को, जिसमें लड़की का नाम बदरू और लड़के का नाम हमजा होता है। बदरू हमजा से गुस्सा होती है क्योंकि वो लेट आया होता है, लेकिन हमजा उसको मना लेता है और उसको एक गुड न्यूज़ देता है। वो कहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, क्योंकि बदरू की मम्मी उन दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही होती है। अब दोनों की शादी हो जाती है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमजा खाना खा रहा होता है और तभी उसके मुंह में एक कंकड़ आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी उसके मुंह में फिर से एक और कंकड़ आ जाती है। इस बार हमजा को बहुत गुस्सा आता है और वो बदरू को मारना शुरू कर देता है और इतना ज़्यादा मारता है कि उसके गले पर निशान बन जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बदरू किचन में खाना बना रही होती है और हमजा उसके आगे पीछे घूम रहा होता है उसे मनाने के लिए, और वो उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं शराब पीने के बाद शैतान जैसा बन जाता हूँ। हमजा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद बदरू से कहता है कि तुम जो मांगना चाहती हो मुझसे मांगो। यहाँ पर बदरू कहती है कि तुम बिल्डर से जाकर मिल लेना। इसके बाद हमजा बदरू के गले का निशान देखता है और कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये सुनने के बाद बदरू हमजा को गले लगा लेती है। हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद बदरू अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि बदरू की माँ उसके सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। यहाँ पर बदरू की माँ उससे कहती है कि तुम हमजा को छोड़ क्यों नहीं देती, वो डेली तुम्हें इतना मारता है। लेकिन बदरू अपनी माँ की बात को टाल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बदरू की माँ के पास जुल्फी नाम का एक लड़का सामान बेचने आता है और शमसू उसे बहला फुसलाकर सस्ते में उससे मिक्सी खरीद लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा अपने ऑफिस के टॉयलेट को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है हमजा के जो बॉस होते हैं वो हमेशा उससे ऐसे ही काम कराते हैं, कभी साफ सफाई तो कभी अपने पर्सनल काम। इसके बाद हमें बदरू को दिखाया जाता है जो मेडिकल स्टोर से शराब छुड़ाने की दवाई लेती है। यहाँ पर वो ये दवाई वाली बात किसी को ना बोलने की बात कहती है, लेकिन ये लोग गलती से हमजा के सामने दवाई वाली बात बता देते हैं। अब जो बदरू होती है वो घर आकर खाने में उस दवाई को मिला देती है। अब जब हमजा घर आता है तो उसको पहले से ही पता होता है कि खाने में दवाई मिलाई गई है। इस पर हमजा पहले बदरू को खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन बदरू खाना टेस्ट नहीं करती तो हमजा बदरू को बहुत बुरी तरह से मारता है। हमजा के अपार्टमेंट के नीचे रहने वाली लेडी को सारी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह में बदरू उस खाने को फेंक रही होती है, तभी हमजा उसके पास आकर वापस से उससे माफ़ी मांगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बदरू अपनी माँ से ये सारी बातें बता रही होती है। इस पे बदरू की माँ कहती है कि हमजा कभी चेंज नहीं होगा। एक दिन बदरू हमजा को एक बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है तो उसे आइडिया आता है और वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कुछ ड्रेस और शूज़ ऑर्डर करने के लिए बोलती है, और शाम को हमजा के आने से पहले ही बहुत अच्छे से रेडी होकर बैठ जाती है। अब जैसे ही डोरबेल बजती है और बदरू जैसे ही गेट खोलती है तो गेट पर हमजा नहीं बल्कि रमन काका आए होते हैं, जो कहते हैं कि बिल्डर अपना प्रेजेंटेशन देने आया है। अब यहाँ पर हमजा तो नहीं है तो तुम ही आ जाओ। अब जो बदरू होती है वो चेंज करके बिल्डर के यहाँ चली जाती है। यहाँ पर बदरू की माँ बदरू को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमजा तुम्हें यहाँ पर देखेगा तो गुस्सा करेगा। लेकिन बदरू कहती है कि वो हमजा को बोल देगी कि वो दूध लेने आई थी, और यहाँ पर रमन काका ने उसे रोक लिया। उस बिल्डिंग के सभी लोग अपने डिपार्टमेंट को रीडेवलपमेंट पर सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन बस एक हमजा ही होता है जो इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है। अब बिल्डर बदरू को बोलता है कि वो अपने हस्बैंड को समझाए। तभी हमजा भी यहाँ पर आ जाता है और बदरू को लेकर घर चला जाता है। घर पे हमजा को बदरू की मंगाई हुई न्यू ड्रेस और सैंडल्स मिलती हैं और उसको गलतफहमी हो जाती है। अगले सीन में हमजा बदरू के साथ एक गेम खेलता है और वो बदरू की उंगली पर सैंडल की हिल मारता है, जिसके बाद उसके हाथ में खून निकलने लग जाता है। अब यहाँ पर बदरू बहुत ज़्यादा रोती है। अगले दिन हमजा फिर से बदरू को सॉरी बोलता है, लेकिन बदरू अपने रूम में चली जाती है। अब बदरू हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद किचन में जाकर अपना गुस्सा निकालने के लिए सारी प्लेट्स तोड़ देती है। तभी जुल्फी वहाँ पर आ जाता है और बदरू की इस हालत को देखकर वो पुलिस स्टेशन में हमजा के खिलाफ जाकर कंप्लेन कर देता है कि बदरू का पति उसे बहुत ज़्यादा मारता है। इसके बाद बदरू और उसकी माँ को दिखाया जाता है, ये दोनों मार्केट जाती हैं। तभी बदरू अपनी माँ से कहती है कि उसका बहुत मन करता है कि वो सभी मर्दों को गोली मार दे, और उसे हमजा को जान से मार देने के ख्याल भी आने लगे हैं। तभी उनके पास पुलिस की कॉल आती है और वो उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलती है। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस इनको बताती है कि जुल्फी ने हमजा के खिलाफ कंप्लेन की है कि वो बदरू के साथ मारपीट करता है।
अब बदरू और इसकी माँ इस बात पर हाँ बोलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं पुलिस हमजा को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस बदरू से कहती है कि अगर तुम कंप्लेंट फाइल करना चाहती हो तो तुम्हारे पति को 4 साल की सजा होगी। बदरू पहले तो कंप्लेंट करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन जैसे ही हमजा को लॉकअप में लेकर जाया जाता है तभी बदरू कहती है कि उसे हमजा को आखिरी बार गुड बाय बोलना है। इसके बाद हमजा बहुत ही चालाकी से बदरू को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए बोलता है। अब बदरू भी उसकी बातों में आ जाती है और अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है। यहाँ पर बदरू की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बदरू अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अब ये तीनों घर पर वापस जा रहे होते हैं तो हमजा बदरू से कहता है कि तेरी माँ ने ही बोला था ना मेरे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। तभी बदरू की माँ कुछ बोल ही रही होती है, तभी हमजा बदरू की माँ के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसकी माँ की नाक से खून निकलने लग जाता है। अब बदरू की माँ उससे बोलती है कि तुम्हें अपने पति और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जिस पर बदरू अपने पति हमजा को चुनती है। अगले सीन में हमें हमजा को एक डॉक्टर के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर हमजा से कहती है कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, तुम शराब पीना छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बदरू ने पूरा घर डेकोरेट किया होता है और वो हमजा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर बदरू हमजा से एक प्रॉमिस भी मांगती है। वो कहती है कि तुम शराब पीना छोड़ दो और हमजा इस बात के लिए हाँ बोल देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 1 महीना बीत चुका है, लेकिन बदरू की माँ बदरू से कोई भी बात नहीं करती है। वो अभी भी उससे नाराज है। अगले सीन में हमें जुल्फी और बदरू की माँ को दिखाया जाता है, जिसमें जुल्फी बदरू की माँ को बोलता है कि तुम बदरू से बात कर लो। तभी बदरू वहाँ पर आ जाती है और वो उसे खुशखबरी सुनाती है। ये बात सुनकर बदरू की माँ उसे गले लगा लेती है और तभी हमजा भी पीछे से आकर माफ़ी मांगता है और वो उसे भी माफ़ कर देती है। आगे मूवी में हमें हमजा का सुधरा हुआ रूप दिखाया जाता है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा पुलिस के पास जाता है ये पता करने के लिए कि उसके खिलाफ कंप्लेन किसने की थी, और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि कंप्लेन जुल्फी ने की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा जुल्फी के साथ घर जा रहा होता है और रास्ते में उससे बहुत सारे सवाल करता है। यहाँ पर जुल्फी समझ जाता है कि हमजा को सब कुछ पता चल चुका है। अब वो बदरू को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है, जिसके बाद बदरू डर जाती है और वॉशरूम में जाके छुप जाती है। अब हमजा घर आते ही सबसे पहले बदरू का फ़ोन चेक करता है, जिसमें लास्ट कॉल उसे जुल्फी की ही दिखाई देती है। अब हमजा को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हमजा गुस्से में बदरू को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे घसीटते हुए ले जाकर सीढ़ियों से गिरा देता है। बदरू यहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। अब बदरू बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और विंडो के पास जाकर सुसाइड करने की सोचती है, लेकिन तभी उसको कुछ ख्याल आता है और वो रुक जाती है। अब बदरू डॉक्टर के पास जाती है और उससे नींद की गोलियां मांगती है। बदरू घर आने के बाद सारी गोलियां हमजा को खिला देती है और उसे एक चेयर से बांध देती है और वो अपनी माँ को भी फोन करके यहाँ बुला लेती है। यहाँ पर बदरू की माँ हमजा को मारकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, लेकिन बदरू कहती है कि वो हमजा को मारना नहीं चाहती, बल्कि उसे ऐसे ही टॉर्चर करना चाहती है जैसे हमजा ने उसे किया। अब जब भी बदरू का मन करता था तो वो हमजा को मारना शुरू कर देती थी। तभी एक दिन जुल्फी वहाँ पर आ जाता है और उसको भी हमजा के बारे में पता चल जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि एक दिन हमजा के बॉस की कॉल आती है और वो हमजा के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर बदरू कहती है कि हमजा अपने गांव गया है क्योंकि उसके अब्बा की डेथ हो गई है। अब हमजा के बॉस ऑफिस के रजिस्टर से उसके गांव का नंबर निकालकर उस पर कॉल कर देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि हमजा के अब्बा की डेथ तो 1.5 साल पहले ही हो चुकी है। अब एक दिन ये तीनों लोग लूडो खेल रहे होते हैं। यहाँ पर बदरू और उसकी माँ सोचती है कि हमजा का क्या किया जाए। इस पर उन्हें आइडिया आता है और बदरू की माँ अपने पड़ोसी के पास जाती है और उसे मेंटल असाइलेंट से नशे की दवाई लाने के लिए बोलती है। वो दवाई आने के बाद ये लोग रोज हमजा को वो दवाई देने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा के घर पे उसका बॉस आ जाता है। बॉस को देखकर बदरू और उसकी माँ डर जाते हैं और हमजा को जल्द ही बेहोशी की दवाई दे देते हैं। वो हमजा के बॉस को घर में बुला लेते हैं और यहाँ पर बॉस उनसे पूछता है कि उन्होंने हमजा के बारे में उससे झूठ क्यों बोला कि वो अपने गांव गया हुआ है। अब बदरू बॉस को लेकर हमजा के पास चली जाती है, लेकिन हमजा पूरी तरह से नशे में होता है और बॉस को लगता है कि वो अभी भी शराब के नशे में है। बॉस यहाँ पर हमजा से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसके बाद बदरू और उसकी माँ को लगने लग जाता है कि वो पकड़े जाएंगे, तो यहाँ पर वो आइडिया लगाते हैं कि पुलिस में जाकर हमजा की झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दें। लेकिन इनके अजीब बिहेवियर से पुलिस को इन पर शक हो जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमजा को ढूंढने की शुरुआत वो उसके घर से ही करेंगे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जब पुलिस हमजा के घर जाती है
तो वहाँ पर उन्हें बस जुल्फी मिलता है और हमजा वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये दोनों माँ बेटी जुल्फी पे इल्ज़ाम लगाने लग जाती हैं। तो पुलिस कहती है कि हमें लगता है कि जुल्फी बदरू से प्यार करता है और इसीलिए जुल्फी ने हमजा को गायब किया है। लेकिन जुल्फी यहाँ पर कहता है कि मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन बदरू से नहीं बल्कि बदरू की माँ से। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस के पास एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि हमजा उन्हें मिल गया है। आगे हम देखते हैं कि हमजा पुलिस को सब कुछ सच बता रहा होता है कि इन दोनों माँ बेटी ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन वो नशे में होने की वजह से कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर बदरू आ जाती है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे हमजा के मिलने के बाद उसे बहुत खुशी हुई हो। इसके बाद वो हमजा को अपने घर ले जाती है। घर पे आने के बाद ये लोग प्लान करते हैं कि वो हमजा को बहुत सारी शराब पिलाकर ऊपर से धक्का मार देंगे, जिससे सभी को लगेगा कि उसने सुसाइड किया है। अब ये लोग हमजा को छत पर ले जा ही रहे होते हैं, तभी हमजा कहता है कि ये मौत एक्सीडेंट नहीं लगेगी और तुम तीनों फंस जाओगे। साथ ही हमजा ये भी कहता है कि अगर वो उसे आज़ाद कर दे तो वो उन सारी बातों को मानने के लिए तैयार है। अब जब हमजा बदरू की सारी बातें मानने के लिए तैयार है तो बदरू हमजा का एक कन्फेशन वीडियो बनाती है, जिसमें बदरू हमजा को वो सारी बातें बोलने के लिए कहती है जो हमजा ने उसके साथ किया, और उसके बाद वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। इसके बाद बदरू की माँ हमजा को पीछे से आकर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब ये लोग हमजा को ट्रेन की पटरी पर ले जाकर बांध देते हैं और अब ये सब लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी बदरू का माइंड चेंज हो जाता है और वो कहती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती। यहाँ पर बदरू हमजा को आज़ाद कर देती है, लेकिन हमजा फिर से अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करूंगा और इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इन सब बातों के बीच में ही एक ट्रेन आ जाती है और जिससे हमजा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग जब यहाँ पर वापस आ रहे होते हैं तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं बदरू की माँ ने भी अपने पति को ऐसे ही मारा था, क्योंकि वो भी उसे ऐसे ही टॉर्चर किया करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं बदरू अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।